नमस्कार साथियों, समसामयिकी मुद्दों पर आधारित प्रश्नावली श्रृंखला में मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा सुरक्षा मामले में किस देश ने भारत सहित 10 देशों को निगरानी की प्रथम सूची में रखा है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जापान, कनाडा। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने यह कदम भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार की संरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी कुछ पुरानी और कुछ नई आपत्तियों के आधार पर उठाया है। अमेरिका का कहना है कि भारत ने लंबे समय से चली आ रही और कुछ चुनौतियों के मामले में अपने नियम कायदे नहीं बदले हैं। अमेरिका ने भारत देश और चीन सहित अपने प्रमुख व्यापार भागीदारी सहित 10 देशों को इस सूची में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडा विश्व डोपिंग रोड डी एजेंसी ने डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल। यह नमूना फैक्ट की बात कर लेते हैं। यह नमूना गुवाहाटी में जून 2018 में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान नाडा अधिकारियों ने लिया था। संदीप कुमारी ने 58.41 मीटर के थ्रो से स्वर्ण पदक जीता था। इस दौरान डोप टेस्ट में नाडा ने सैंपल लिया था, लेकिन नमूना सही पाया गया था। बाद में वाडा ने कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रयोगशाला में इसकी जांच करवाई और अब उनके ब्लड में एनाबोलिक स्टेरॉइड मेटोनोल पाया गया। इससे पहले मध्यम दूरी की धाविका झुमा खातून को डोप टेस्ट में फेल होने पर भी 4 साल का बैन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित हेमा भारली का निधन 29 अप्रैल 2020 को हुआ है। वह कितने साल की थी? ऑप्शन है 100 वर्ष, 98 वर्ष, 101 वर्ष, 99 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 101 वर्ष की थी वो। वे स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय नेता के रूप में बहुत लोकप्रिय थी। उनका जन्म 19 फरवरी 1919 को असम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई। वर्ष 1960 तक महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था। यहाँ से मुख्य बिंदु जो बनते हैं वो दरअसल ये बात है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की, जिसके तहत भाषाई आधार पर भारत संघ के भीतर राज्यों के लिए सीमाओं पर आधारित किया गया था। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य का गठन मराठी, गुजराती, कच्छी, कोंकणी भाषी लोगों के लिए किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के आधार पर दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी। 1960 में बना गुजरात और महाराष्ट्र। वर्ष 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों महाराष्ट्र और मराठी भाषी लोगों के लिए, गुजरात और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 भागों में बनाया गया था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य 2 स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए। CSIR, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CSIR और CRRI ने देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला एवं माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन है किसान परिवहन ऐप, ग्रामीण कनेक्ट ऐप, किसान सभा ऐप। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान सभा ऐप। इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में बात कर लेते हैं अपन यहाँ से। यह उन लोगों के लिए भी एक मंच प्रदान करता है जो सीधे किसानों से उनकी उपज खरीदना चाहते हैं। इसका लक्ष्य किसानों को सबसे किफायती एवं समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना तथा बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करने, उनको सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़कर उनके लाभ को बढ़ाना है। यह नजदीक की मंडियों में उपज मूल्यों की तुलना करके बताएगा और सस्ती कीमत पर मालवाहक वाहन की बुकिंग करके फसलों की उचित मूल्य दर प्रदान करने में मदद करेगा ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सकेगा।
यह ऐप पोर्टल किसानों, ट्रांसपोर्टरों और सेवा प्रदाताओं जैसे कीटनाशकों, उर्वरक डीलरों और कोल्ड स्टोरेज तथा गोदाम मालिकों से ग्राहक को आपस में जोड़ेगा। CSIR की बात कर लेते हैं तो CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धावाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, जापान, रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। थंगजाम धावाली सिंह पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के इम्फाल युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में भारत में जापान के दूतावास के अधिकारियों सहित कई जापानी नागरिकों ने भी हिस्सा लिया था। क्या है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत जापान के बादशाह मेइजी ने 1875 में की थी। यहाँ से जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है और जापान की मुद्रा येन है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट ग्रुप में कोविड-19 से मुकाबला के लिए जरूरी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए ये शुरू की गई है। इसके तहत राज्य सरकार लघु वनोपज संघ के सहयोग से काढ़े के 50-50 ग्राम के पैकेट तैयार किए गए हैं। इसमें त्रिकूट चूर्ण अर्थात पीपल, अदरक और काली मिर्च शामिल हैं। 1 करोड़ लोगों को यह काढ़ा निःशुल्क वितरित किया जाएगा। साथ ही राज्य के 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम के इन पैकेटों को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के जो राज्यपाल वो लालजी टंडन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को कोविड-19 राहत कार्यक्रम में किन 2 समुदायों को शामिल करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन है चकमा, हाजोंग समुदाय, चकमा और वनोड़ समुदाय, हाजोंग और विनोद समुदाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, चकमा और हाजोंग समुदाय। दरअसल चकमा और हाजोंग समुदायों को कथित तौर पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित कोविड-19 आर्थिक राहत पैकेज में शामिल नहीं किया गया था। पूर्वी पाकिस्तान से आए थे दोनों समुदाय, ये हाजोंग और यहाँ से चकमा और हाजोंग समुदाय पूर्वी पाकिस्तान से आए थे, जो कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के प्रवासी हैं। चकमा मुख्य रूप से बौद्ध थे और हाजोंग हिंदू थे। देश में 1 लाख से अधिक चकमा और हाजोंग शरणार्थी हैं। वे पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्रों में घटगांव पहाड़ियों के निवासी थे। 1960 के दशक में कड़ूली नदी के पार कपेटाई बांध के निर्माण के कारण वे भारत आए थे और उन्हें उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा था। भारत की उन्हें नागरिकता अब मिल चुकी है। हालांकि वर्ष 2015 से 2017 में केंद्र सरकार ने उन्हें भारत की नागरिकता दे दी। अब चूंकि दोनों समुदायों के सदस्य कानूनी रूप से भारत के नागरिक बन गए हैं, इसलिए भोजन से बाधित करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, इसलिए उन्हें भोजन से बाधित नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में चकमा और हाजोंग नागरिकता अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार जन्म से नागरिक हैं और इनके पास भारत के नागरिक के रूप में वोट देने का अधिकार एवं जोखिम विश्लेषण समूह, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, ने अरुणाचल प्रदेश में इन समुदायों के लिए भोजन सुनिश्चित करवाने के लिए पीएम मोदी से मांग की थी। इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने नया संसद भवन बनाने के लिए हाल ही में मंजूरी दी है। इस भवन का अनुमानित लागत क्या है?
नया संसद भवन बनाने की अनुमानित लागत केंद्र सरकार ने 776 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन है 550 करोड़, 876 करोड़, 922 करोड़, 20,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 922 करोड़ रुपए। नया संसद भवन वर्तमान संसद भवन के सामने होगा। 2022 तक इसके बनने का टारगेट रखा गया है। पहले इसकी प्रपोज्ड जो कास्ट थी, मतलब पहले जो इसकी कीमत रखी गई थी वो 776 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन इसे 18% बढ़ाकर 776 करोड़ कर दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यवान समिति ने 22 से 24 अप्रैल को बैठक की थी इसकी। 10 दिन बाद उसकी इंफॉर्मेशन मीडिया में आई। बैठक में नए संसद भवन के लिए बिल्डिंग आर्किटेक्ट विमल पटेल ने अपना प्रोजेक्ट कमेटी के सामने रखा, जिसको हरी झंडी दे दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसके पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की कि अब इसमें जो नया संसद भवन बनेगा, ये मतलब इसका जो क्षेत्र होगा वो कितना होगा? वो जो क्षेत्र होगा, पुराना और नया संसद भवन कुल मिलाकर कुछ 6 एकड़ का है। नया संसद भवन भारत सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक हिस्सा है, जिसमें 922 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मौजूदा संरचना से सटे भूखंड पर एक नया परिसर बनाना शामिल है। जबकि सेंट्रल विस्टा के पूरे प्रोजेक्ट की कास्ट लगभग 20,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और जो क्षेत्र है वो 21.25 है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से कुछ चुनिंदा राजनीतिक पार्टियों की ओर से सेंट्रल विस्टा परियोजना को फिलहाल के लिए टालने की बात कही गई थी। क्या है विस्टा प्रोजेक्ट? विस्टा प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय और इसके आसपास राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले ग्रीन एरिया सेंट्रल विस्टा के नाम से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय संचालित करेगा। पहले इसकी और यहाँ से ये दोबारा टाइप हो गया है। जो इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? वो ऑप्शन है यहाँ पे 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई। तो इसका राइट आंसर होगा 3 मई। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा तय करना है। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान बहुत नीचे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत 142वें नंबर पर आता है। पिछले 4 सालों से भारत का स्थान लगातार गिर रहा है। पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नेपाल का 112वां स्थान रहा है, भूटान का 67वां स्थान रहा है, श्रीलंका का 127वां और म्यांमार का 139वां। इसमें पाकिस्तान का जो स्थान है वो 145वां रहा है, बांग्लादेश का स्थान 151 और चीन का स्थान 177वां रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में इस दिवस को मनाने का फैसला किया था। तो आज के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं से समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कल के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Like and share. Thank you.